हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज फॉरम आईएएस का पीसीएस का टेस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनाए इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इनका, आप देख सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट है फॉरम आईएएस का। दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। प्राचीन भारत का इतिहास को लेकर टेस्ट है, कला एवं संस्कृति का। टेस्ट नंबर 1 है जिसकी चर्चा करेंगे हम। हिंदी माध्यम में है, हिंदी माध्यम में है। टेस्ट नंबर 1 कला एवं संस्कृति, इनकी हिंदी मीडियम का है ये। ऑडिट आर्ट एंड कल्चर पे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चलो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। टाइम की बहुत कमी होती जा रही है, इसलिए आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। गॉट इट? ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले, थोड़ा सा मोरल विजन हमारा बढ़ता रहे। गॉट इट? चलिए पहुंचते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको पता है जैसे ये कि फॉरम आईएएस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर है ये, और पहला टेस्ट है जैसे मैंने बताया कला एवं संस्कृति का। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मिस मत कीजिएगा। बार बार इसको देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका विजन क्लियर होगा और आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए, तो नंबर 1 क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, अशोक द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा, धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सुत है। उनका एक लिखा हुआ मतलब गद्य पद है उनके द्वारा, मतलब या उनके लिए लिखा गया। तो धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत में ली गई है, यानी कि उसकी धम्म की परिभाषा किससे? राहुलोवाद सुत से ली गई है। ठीक है। अपने राज्य अभिषेक के, उनका जो राज्य का अभिषेक हुआ है, नहीं उनको शासन प्राप्त किया, उनके 14वें वर्ष में अशोक ने एक नए धर्म प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की, धर्म मात्र कहा गया। क्या कहा गया? धर्म महामात्र कहा गया। ठीक है। तो उन्हें धर्म महामात्र कहा जाता है। ये बात सही है, दोनों ही सही है। इसमें आंसर इज ए, दोनों ही सही है दोस्तों। अशोक की धर्म या धर्म का अवधारणा प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं के साथ समानता रखने वाला माना जाता है। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड थी इसकी, अशोक की स्टार्टिंग की शिक्षाएं। तो राहुलवाद सुध से ली गई धर्म की परिभाषा। 14वें वर्ष में अशोक ने एक नए प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। ये बात सही, दोनों ही सही है। समझ रहे हैं? विशेष रूप से अगर देखा जाए तो थेरवाद ग्रंथ है, जैसे राहुलोवोध जो इसका नाम है मध्यमा निकाय से एक सूत्र है। ये थेरवाद ग्रंथों जैसे थेरवाद का ग्रंथ है ये राहुलोवोध सूत्र। समझ रहे हैं? वहां से पाए जाने वाले माने जाते हैं, जिसमें ये सभी अशोक की नैतिक संहिता में परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मौर्य नंबर क्या है दोस्तों, याद रखना क्वेश्चन मौर्य नंबर से। कायथा और जोरवे संस्कृतियों जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक विकास के निम्नलिखित किस चरण में? थोड़ा सा तेजी से निकलेंगे दोस्तों। देखो, कायथा और जोरवे हैं, ये कहाँ पर है? कायथा जो है मध्य प्रदेश में और जोरवे कहाँ पर है बताइए? ये महाराष्ट्र में। दोनों संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक, किसमें? ताम्र पाषाण काल, कॉपर काल में, ताम्र पाषाण काल में इस चरण में इनका विकास हुआ। कायथा और जोरवे संस्कृतियों का ये ताम्र पाषाण से जुड़ी है, ताम्र युग के रूप में जाना जाता है। भारत में अगर ताम्र की बात करें तो ये 2000 से 700 ईसा पूर्व था, और नव पाषाण जो है वो पाषाण युग कहा जाता है, और कांस्य युग के बीच संक्रमणकालीन चरण को चिन्हित करता है ये ताम्र पाषाण काल। ये पत्थर और तांबे के दोनों प्रकार के औजारों के उपयोग की विशेषता है। वही गायता संस्कृति की बात करें, मैंने बताया मध्य प्रदेश में विशेष रूप से चंबल नदी की एक सहायक नदी है, काली नदी, क्या नाम है उसका? काली सिंधु नदी के तट पर उज्जैन के पास कायथा है वहाँ। ठीक है, उसके स्थल के पास पाई जाती है। मध्य भारत की सबसे प्रारंभिक ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से एक है ये कायथा। वहीं तांबे के औजार, पहिए से बने मिट्टी के बर्तन उपयोग कृषि और पशुपालन के साथ ये सब यहाँ से मिले हैं। जोरबे की बात करें, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1400 से 700 ईसा पूर्व में। अहमदनगर जिले में जोरबे स्थान पर सबसे बड़ी जोरबे बस्ती है दैमाबाद में। कहाँ पर? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। समझ रहे हैं? किलेबंद बस्तियां, अन्न भंडार, ये सब यहाँ पर पाया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर पाई है। नेक्स्ट बात करेंगे, शक शासक रुद्रदामन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये शक शासक थे रुद्रदामन, उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत की, जिसका निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है। वे संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे और उन्हें संस्कृत में पहला दीर्घ शिलालेख जारी किया। ठीक है, दोनों सही है। यानी कि वो संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे और उन्हें संस्कृत में पहला दीर्घ शिलालेख जारी किया था। दोनों ही इसमें ऑप्शन सही है। वर्तमान में अगर बात करें, गुजरात के गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके गवर्नर थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त द्वारा किया गया। ये शक शासक रुद्रदामन प्रथम है, 130 से जिनकी बात कर रहा हूँ, 130 से 150 ईसा पूर्व उन्होंने शासन किया, और भारी वर्षा के कारण झील जो है क्षतिग्रस्त हो गई, और बाद में रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत कराई थी, जो कि जूनागढ़ शिलालेख में दर्ज है। कहाँ पर है? जूनागढ़ शिलालेख में वो दर्ज है, आप समझ सकते हैं। आंसर आपका यहाँ सी हो गया। सारी बातें हमने बताई, समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, रुद्रदामन प्रथम पहले विदेशी शासक में से थे जिन्होंने संस्कृत, ये जो लिखा है संस्कृत को
भाषा और साहित्य के संरक्षण का दर्शाता है दोस्तों। उनकी भाषा और साहित्य के शिलालेख के रूप में राज्य के कार्य में अपनाया। जूनागढ़ शिलालेख जो है शास्त्रीय संस्कृत में पहला दीर्घ शिलालेख है। याद रखना, जूनागढ़ जो है वो पहला शिलालेख है जो किसमें, शास्त्रीय संस्कृत में लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य प्रदान करने वाला स्थल है यह मेहरगढ़ दोस्तों। कहां पर है मेहरगढ़? मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक, नया है, न्यू या नवपाषाणिक काल का पुरातात्विक स्थल है जो बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में वहां पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। समझ रहे हैं? यहाँ पर उत्खनन से गेहूं जो ये सब मिले। ठीक है, यहाँ पर गाय बैल पैसे पशुओं का पालन करते थे लोग, कच्ची ईंटों से बने मकान में रहते थे। ये सब सारी चीजें इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे। देखो एक एक चीज इंपोर्टेंट है, मिस नहीं करनी है आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना चाहिए। भारत में मध्य पाषाण युग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत और आदिम कृषि के प्रारंभिक रूप को विकास हुआ दोस्तों। आदिम जो है इस काल में, जो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, इसमें क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है, आदिम कृषि के प्रारंभिक रूप का विकास हुआ। सूक्ष्म औजार जो माइक्रोलिथ हैं, छोटे धारदार पत्थर औजार का उपयोग मध्य पाषाण उपकरण संस्कृति की एक विशेषता माना जा रहा है। कौन सा सही है? दोनों सही। विशेषता रही है, दोनों सही है। ये पशुपालन की शुरुआत हुई, जैसे गाय भैंस वगैरह, प्रारंभ खेती भी यहाँ से शुरू मानी जाती है। तो मध्य पाषाण दोस्तों क्या है, मध्य पाषाण युग में औजारों का भी विशेषता, छोटे तरासे के पत्थर थे, जैसे तीरों, चाकू, भाले के सिरे, ये सब इसमें मध्य पाषाण काल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने एकराट एकमात्र शासक की उपाधि धारण की? ये थे आपके पदम, का नाम है महापदम नंद, महापदम नंद थे इनका नाम। ये नंद वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापदम नंद। इन्होंने एकराट एकमात्र शासक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों पर विचार करें, उनका उत्तर से दिशा, नॉर्थ से दक्षिण, उत्तर से दिशा लगानी है दक्षिण की तरफ। ठीक है, बताइए। देखो सबसे उत्तर में हड़प्पा रावी नदी पर है। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा, देखो हड़प्पा देख सकते हो, सबसे ज्यादा हड़प्पा कहाँ पर है? रावी पर। उसके बाद देखो बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, बनावली हरियाणा में देख सकते हो। उसके बाद कोट दीजिए, आप देख सकते हो कहाँ पर है? कोट दीजिए, बताइए कहाँ पर है? ये भी मोहनजोदड़ो के साथ पाकिस्तान वाले इलाके में है। सुरकोटदा देख सकते हो, कहाँ पर है? सुरकोटदा आपका गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर है सुरकोटदा? एक गुजरात वाले इलाके में पड़ता है सुरकोटदा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। देखो हड़प्पा जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हो गया हड़प्पा, तो नंबर 4 हो गया हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर केंद्रों में मोहनजोदड़ो दूसरा है, पहला हड़प्पा है, इसकी खुदाई पहली साइटों में मानी जाती है, जैसा देख रहे हैं। दूसरा है बनावली हरियाणा में। दूसरा कौन सा है? बनावली, तो एक पर है बनावली, हरियाणा भारत में। ये हड़प्पा की तुलना में दक्षिण में है थोड़ा सा। ठीक है, दक्षिण में। तो ये कहाँ पर? कोटदीजी सिंध, मैंने बताया सिंध पाकिस्तान में। यह स्थल अपनी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के लिए है। कोटदीजी संस्कृति का नाम इसी स्थल से पड़ा है। ठीक है, बनावली के दक्षिण में है ये कोटदीजी। और सुरकोटदा मैंने जैसे बताया, तो ये हो गया 2, 3। सुरकोटदा आपका कहाँ पर है? कच्छ जिला गुजरात में। वैसे 3 सबसे लास्ट में आता, तो ये दो में से एलिमिनेट कर सकते थे। तो यह है कच्छ जिला गुजरात भारत में है। भारत का एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहाँ पर उत्खनन से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो हड़प्पा, बनावली, कोटदीजी और सुरकोटदा इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे। वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल कौन सा है? देखो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये दसवदी नदी पर, हसवदी नदी के तट पर है। ये 350 हेक्टेयर में फैला हुआ। पहले मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा माना जाता, लेकिन हाल ही में खुदाई हुई, उससे पता चला कि कुल फैलाव के मामले में राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। तो राखीगढ़ी इज बिगेस्ट। महाजनपद और उनकी सूची को मिलान करना है आपको दोस्तों। महाजनपद और उनकी सूची के मिलान करना है आपको। कौन सा है बताइए। देखो अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की कौशाम्बी, याद रखना, कौशल की श्रावस्ती, चेदी की सुकमती। आंसर 1, 2, 3, 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरा और टेराकोटा में जो कला है उसमें नहीं पाएगा? देखो शेर के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले। आप देख सकते हो शेर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं दोस्तों। शेर की चर्चा हम करेंगे बाद में। तो शेर के साक्ष्य नहीं मिले, तो शेर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 से 1700 ईसा के पूर्व माना जाता है। यहाँ पर फली फूली उन्नत नगर योजना थी, समृद्ध कलात्मकता थी, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मोहरे, मिट्टी की मूर्तियां, मृदभांड, पॉटरी वगैरह। यहाँ पर गेंडा भी पाया गया, गेंडे के हड़प्पावासी जानते थे। ठीक है, और भी चीजें पाई गई, बट यहाँ पर ये नहीं पाया गया आपका शेर। समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो। देखो मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपका इवेल्युएशन करते हैं कि क्या मूल्यांकन है। निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यह दोस्तों वाजसेनी, वाजसेनी बोला था इसको, वाजसेनमी या वाजसेनी शुक्ल यजुर्वेद की क्या है? एक संहिता है वाजसेनी का एक सतत ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या 303 अनुवाद और 740 अध्याय में विभाजित है। कई महत्वपूर्ण यज्ञों जैसे दर्श,
दर्श पूर्णमास है, अग्निहोत्र, वाजपेयी, अश्वमेध आदि का विशद वर्णन है। मैत्राणी उपनिषद जो है, मैत्राणी की बात करें, ये उपनिषद कहाँ पर है? कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद की, किसमें? कृष्ण यजुर्वेद की मैत्राणी संहिता से संबंधित है, ठीक है। और उसका तैत्तिरीय, तैत्तिरीय की बात करें तो तैत्तिरीय आपका वैदिक युग का संस्कृत ग्रंथ है, जो कृष्ण यजुर्वेद के 3 अध्यायों में समाहित है। तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद 3 अध्याय हैं, जिसमें शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली है। और कठोपनिषद जो कथक है, ये कठोपनिषद की क्या है? एक छोटे लड़के नचिकेता की पौराणिक कहानी है, जो ऋषि वाजश्रवा का पुत्र रहा है। ये कौन? ये नचिकेता, ऋषि वाजश्रवा का पुत्र, जो यम यानी मृत्यु के देवता से मिलता है। ये सारी कहानी है। कथक आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में आप निम्नलिखित पर विचार करें। तो सिंधु लिपि का सबसे पुराने उदाहरण मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। इससे पहले सबसे पहले जॉन मार्शल ने पढ़ा, कौन सा सही है? दोनों ही सही, नहीं ना तो एक नहीं दो। देखो, सिंधु लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लेखन प्रणाली है। समझ रहे आप? सिंधु लिपि क्या है? लेखन प्रणाली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते थे। मुख्य रूप से ये मोहरा, मिट्टी के बर्तन, तांबे की प्लेटों में, औजारों में पाई गई। पहला गलत है, क्योंकि सिंधु लिपि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगन सहित विभिन्न हड़प्पा स्थलों पर पाई जाती है। तो सबसे पुराना उदाहरण मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। सिंधु लिपि के चिन्हों के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरण मोहनजोदड़ो में नहीं दोस्तों, ये हड़प्पा में पाए गए थे। कहां पर? हड़प्पा में। और सबसे पहले इसे किसने पढ़ा? ये तो जॉन मार्शल, एक प्रमुख ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। 1902 से 1928 तक ये एएसआई के महानिदेशक रहे थे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले वह सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया किसने? ये थे, इनका उत्खनन और कार्य किया वो थे। सिंधु लिपि को कोई भी अब तक समझ नहीं पाया, और उपयोग करने वाले विद्वान थे जिन्होंने खोज की थी। वास्तव में सिंधु लिपि आज भी अपठित है, इसलिए किसी ने नहीं पढ़ा, इसलिए याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से। तो सिंधु लिपि आज भी अपठित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन कंटेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हथनोरा के प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में सत्य नहीं है? तो मुझे लगता है डी वाला सत्य नहीं है, क्योंकि बाकी सही है। गुफा चित्र नहीं पाई गई यहाँ पर। यह स्थान जो नर्मदा मानव के जीवाश्म खोजा गया, यह भी सही है, मध्य प्रदेश में है। और हथनोरा की खुदाई भूवैज्ञानिक अरुण सोनकिया द्वारा की गई है, ये याद रखना। हथनोरा भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से है। यहाँ पर नर्मदा मानव जो है, नर्मदा पुरुष खोपड़ी कहाँ पर? 1982 में, 1982 में, ये याद रखना डेट, खोजी गई थी। खोपड़ी का जीवाश्मित कपाल स्कल कैपल भाग गया। होमो इरेक्टस संबंधित बनाता है, जो जीवाश्म होमो इरेक्टस से जो 5 से 6 लाख पुराना है, होमो सेपियंस की प्रजाति का। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे प्राचीन मानव अवशेषों में से एक है। हथनोरा मध्य प्रदेश के किस में है? सीहोर जिलों में, सीहोर जिले में है ये, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर। जीएसआई के भूवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सोनकिया ने हथनोरा में क्या किया? अन्वेषण किया दोस्तों, ठीक है। ये पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए नहीं, बल्कि ये जो है मध्य प्रदेश की कई गुफा जैसे भीमबेटका है, ये जानी जाती है गुफा चित्रों के लिए। हथनोरा में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर मानव जीवाश्म और प्रारंभिक मानव अवशेष पाए गए। समझ गया आप? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सम्मिलित नहीं? हड़प्पा रावी पर है, धोलावीरा भोगपा पर नहीं है दोस्तों। देखो, धोलावीरा लूनी नदी पर है, लूनी नदी पर है, भोगवा पर नहीं है, भोगवा नदी पर लोथल है, हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, कालीबंगन घग्गर नदी पर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा जैन ग्रंथ 63 महान व्यक्तियों का वर्णन करता है, जिन्हें सल्का पुरुष के नाम से जाना था? सल्का पुरुष, ये आपका त्रिपृष्ठीय क्या? 63 सालक पुरुष चरित्र। 63 सालक पुरुष चरित्र, इसका अर्थ है 63 महान व्यक्तियों का जीवन। 12वीं शताब्दी में विद्वान थे, इनका नाम था हेमचंद्र। उनके द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ है ये वाला, 63 सालक पुरुष चरित्र, किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। उसका विवरण है सल्का पुरुष के नाम था। इनमें शामिल है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती यानी सार्वभौमिक सम्राट, 9 बलभद्र, 9 नारायण नायक और 9 प्रत्यनारायण। जैन ब्रह्मांड विज्ञान और ये सब इसमें है, ठीक है। और ये बात करें इसकी उत्तराधीन सूत्र दोस्तों, ये उत्तराधीन सूत्र श्वेतांबर सिद्धांत का भाग है, जिसमें महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं। कल्प सूत्र की बात करें, इसमें सभी तीर्थंकर विशेष रूप से महावीर की जीवनियां शामिल है। इसमें सभी 63 साल पुरुषों का नहीं, जबकि इसमें नहीं है। कल्प सूत्र में जम्बूदीप, ये जैन ग्रंथ का जम्बूदीप जो प्रगति है, एक जैन ग्रंथ संबंधी जम्बूदीप के भूगोल का वर्णन है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में पाया गया दोस्तों? सिंपल है, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से? तीसरे मंडल में। अधिक पूजनीय और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, जिसमें ऋग्वेद इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से, इसके मंडल 3 सूक्त 62 श्लोक 10 में से है। इसे महान ऋषि विश्वामित्र के माना जाता है, यानी कि ऋग्वेद को जो गायत्री मंत्र है कौन है? विश्वामित्र के द्वारा माना जाता है। सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की उत्पत्ति का क्या है, उल्लेख क्या है? तो ऋग्वेद में 4 वर्ण जो है पुरुष सूक्त से निकले हैं।
ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में पाया जाने वाला एक ऋचा है, यानी ऋचा है हाइम से। यह वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ऋचा में से एक है और पुरुष एक आदिम ब्रह्मांडीय प्राणी के इर्द गिर्द केंद्रित एक ब्रह्मांडीय उत्पत्ति मिथक है। पुरुष को 1000 शेर 1000 आंखें इस तरह से है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण पुजारी उसके मुख से, किसके किसके दोस्तों, ये उसके शरीर से, ब्रह्मांड के, किसके, ब्रह्मा के। क्षत्रिय उसके भुजाओं से, वैश्य और व्यापारी और जो कृषक उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से, जो सेवक और मजदूर हैं उससे निकले हैं, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपवासरत बुद्ध, फास्टिंग बुद्धा की मूर्ति किस कला से संबंधित है? यह गांधार कला से। इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो उपवासरत बुद्ध की मूर्ति गांधार कला का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, जो उपवासित बुद्ध है, जिसे दुर्लभ बुद्ध भी कहा जाता है, यह मूर्ति सिद्धार्थ गौतम की उस कठोर तपस्या काल को दर्शाती है। किसको? जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, उस कठोर तपस्या काल को दिखाती है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अत्यंत कड़ा, संयम और आत्मनिग्रह अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रिलेटेड है गांधार कला से। 19 पाएंगे, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया? आपको सबको पता होगा, ये आपका मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते एक संस्कृत वाक्यांश है, इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह अशोक सिंह, जो अशोक का सिंह स्तंभ है, जो आपके आईपीएस डीपीएस वगैरह वाले जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके उसमें लगा रहता है, नीचे अंकित है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, और सत्य ही परम गुण है, धर्म का मूल आधार है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में अपनाया। कब? 26 जनवरी 1950। मुंडक उपनिषद, समझ रहे हैं? अर्थवेद से जुड़े प्रमुख उपनिषदों में से एक है ये मुंडक उपनिषद, समझ गए? इसका स्वरूप दार्शनिक और ब्रह्मा यानी कि परम सत्य के ज्ञान पर आधारित है। ये सारी चीजें। अब बात करें छांदोग्य उपनिषद, सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है, यह सामवेद का हिस्सा है। छांदोग्य किसका है? सामवेद का हिस्सा है। मुख्य रूप से तत्वमसि तू वही है जैसे आध्यात्मिक अवधारणाओं पर केंद्रित है ये छांदोग्य उपनिषद, जो सार्वभौमिक ब्रह्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता पर जोर देता है। बृहदारण्यक की बात करेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है। किसका? यजुर्वेद, समझ रहे आप? सबसे दीर्घ उपनिषदों में सबसे बड़ा है बृहदारण्यक है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री के बीच प्रसिद्ध संवाद सहित गहन दार्शनिक चर्चाएं सम्मिलित हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करेंगे, ये तैत्तिरीय, इसमें यह भी यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 5 कोशों, जैसे मानव अस्तित्व की व्याख्या की है, शिक्षावल्ली, भागना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता को देवता के समान मानो, ये तैत्तिरीय उपनिषद का धारणा है। तैत्तिरीय उपनिषद किसका है? यजुर्वेद से संबंधित है। समझ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक युग में उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? इस अवधि के दौरान गोत्र की अवधारणा उभरी, इस अवधि के दौरान लोहे का उपयोग प्रचलित हो गया, इस अवधि के दौरान महिलाओं की राजनीतिक सभाओं में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हाँ, थोड़ी सी स्थिति इनकी महिलाओं की गड़बड़ होगी, तो तीनों सही है, इसमें तीनों सही है। 1500 से जो प्रारंभिक वैदिक काल था 1000 तक है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है, तो तीनों इसमें आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ, किस स्तूप में, एक मिनट, किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं पाई जाती हैं? किस स्तूप में है? किस स्तूप में पाई जाती है? एक मिनट, ये घंटसाला है क्या? हाँ, हो सकता है, नहीं, अमरावती। आर्यक स्तंभ वाला ये आया हुआ क्वेश्चन है अमरावती में दोस्तों। ठीक है, तो अमरावती के जो स्तूप है आर्यक स्तंभ, जहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में। अमरावती में एक प्रसिद्ध बौद्ध, ये कौन सा है? बुद्धिज्म का बौद्ध स्थल है दोस्तों। ठीक है, आर्यक स्तंभ के मंच कोनों पर स्थित है, ये सब रेलिंग से घिरा, ये सारी चीजें अमरावती स्तूप की अनूठी कहानी दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उद्देश्य सही सुमेलित है? वेद और प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है। जैसे बात करें सही सुमेलित है, ऋग्वेद, विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हुए ऋचाओं का संग्रह, ये इससे रिलेटेड है। ये आपका कौन सा? डी, डी इज योर आंसर। पहला वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि ये सामवेद से नहीं है। यज्ञ सूत्र जो है किसमें है? सामवेद मुख्य रूप से संगीत से है, संगीत से। ठीक है, अपने उद्देश्य जो है पुजारी द्वारा बलि अनुष्ठान के दौरान किए जाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र है, इसमें यज्ञ सूत्र का यजुर्वेद में, ये सुरमा गीत इसमें। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में दोस्तों अर्ध मंत्र है, आकर्षण मंत्र, प्रार्थना और जादू, ये जो है जादूगिरी वगैरह, इसमें सब की गई है अथर्ववेद में। समझ रहे हैं आप? तो डी वाला इसका आंसर है आपका, डी इज योर आंसर, डी। 23 पे बात करेंगे, वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को संग्रहता के नाम से जाना जाता है? संग्रहता के नाम से जाना जाता है कोषाध्यक्ष को, जिसे कहते हैं। ये वैदिक प्रशासन की विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल की दोस्तों, कौन सा? उत्तर वैदिक, नॉर्थ वैदिक काल का टाइम है, जहाँ पर शासन संरचना अधिक संगठित हो गई और विभिन्न अधिकारियों या पदाधिकारियों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए। जो संग्रहिता है उसके नाम से जाने वाला अधिकारी कोषाध्यक्ष होता है और शाही खजाने की रखरखाव देखने के लिए जिम्मेदारी होता है। संग्रहित शब्द मूल संग्रह से लिया गया है, आप समझ रहे होंगे। वैदिक काल में कर संग्रहता को क्या कहते थे? भगदुख, वैदिक काल में। यह उत्तर वैदिक काल। ठीक है, भग शब्द मतलब उससे आमतौर पर किसी से लिया जाता है, समझ रहे हैं। वहीं और कुछ बात करें, कर संग्रहता किससे कहते हैं?
जो कर संग्राता होता है वो कर संग्राता करता है, और पालागाल होता है, ठीक है, जो पालागाल है कार्यकर्ता राजा के आदेश संदेश या बुलावे का दोस्तों संदेश भाग होता है एक तरीके से वो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन 24 पे। 24 की बात करेंगे, क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो आए हुए क्वेश्चन है। कटबिसिस, कटबिसिस क्या था, देखो कटबिसिस एक कुषाण का शासक था, सॉरी सी है ये, मैं कहाँ पहुंच गया, सी नेपान, नेपान क्या था, नेपान एक शक शासक था, समझ रहे हैं आप, कहाँ जा रहा है भाई, नेपान शक था, कटबिसिस कुषाण नेपान शक था। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस था आपका इंडो ग्रीक, और गोर्डोफनेस था इंडो पार्थियन, समझ रहे, 3 2 1 4 जो आंसर 3 2 1 4 देख सकते हो। तो नेपान हो गया शक, कटबिसिस हो गया कुषाण, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक, और गोंडो गोंडो फर्निस हो गया इंडो पार्थियन दोस्तों, ये सारे शासक हैं, डेमेट्रियस वगैरह मैंने बताया। बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसने वेदों की प्रमाणता को स्वीकार कर दिया, यह कर्म के नियम में विश्वास करता था, यह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था, यह ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार करता था ना ही अस्वीकार करता था, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 25 का, यह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, ये वाला गलत हो गया, ये विश्वास करता था ये गलत है, क्योंकि ये आत्मा के संदर्भ में विश्वास नहीं करते थे, इन्होंने सही किया। बौद्ध धर्म भारतीय दर्शन का नास्तिक स्कूल है, कि वे वेदों की प्रमाणता को अस्वीकार करता है, सही है, जिसका अर्थ है वेदों की प्रमाणता को अस्वीकार करना। बौद्ध धर्म कर्म के नियम को स्वीकार करता है, मानता है कि कार्यों का परिणामी होता है, इसलिए वो कर्म के नियम में विश्वास करता है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में संचालित होता है, ये नियम जन्म और पुनर्जन्म में मानता है। बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, इसके बजाय अनंतायन की अनात्मन के सिद्धांत को सिखाता है, जिसका अर्थ है कोई आत्मा नहीं है पर गैर आत्मा, बुद्ध के अनुसार हम आत्मा कहते हैं, वह हमेशा बदलते रहने वाला भौतिक और मानसिक घटकों का एक संग्रह है। बुद्ध धर्म जो है आमतौर पर एक निर्माता भगवान के अस्तित्व के बारे में चुप है, वह गैर ईश्वरवादी है, मैंने बताया नास्तिक है। दसरा युग किस 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 नदी के तट पर शुरू हुई थी दोस्तों, 10 राजाओं की लड़ाई दसरा युद्ध नाम होती है, ऋग्वेद में विशेष रूप से मंडल 7 में, मंडल 7 है ऋग्वेद में, वहां पर प्रसिद्ध संघर्ष है, इसमें 10 जनजातियों के गठबंधन का वर्णन है। लड़ाई परशवी नदी के तट पर लड़ेगी, परशवी पे, जो अधिकांश विद्वान पंजाब क्षेत्र में आधुनिक रावी नदी के साथ पहचानते हैं, आजकल की रावी कह जाती है इसको, ऋग्वेदिक ग्रंथों में है। राजा सुदास भारत के शासक थे, एक शक्तिशाली वैदिक जनजाति थी उनकी, 10 अन्य जनजातियां हैं उनकी बात हुई, जैसे पुरुष, देव, एनलिस, बक्तरस, बलानस, अन्य शामिल थे इसमें, तो ये सारी चीजें। अब जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग बौद्ध परिषद की अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप दोस्तों, महाकश्यप सही है। द्वितीय बौद्ध कश्यप के सबाकामी, तृतीय के मोगली पुत्र, आते हैं क्वेश्चन यार, देखो प्रथम बौद्ध के कौन थे, महाकश्यप, द्वितीय के सबाकामी, और तीसरी के मोगली पुत्र, चौथी के थे अश्वघोष नहीं थे। चतुर्थ बौद्ध परिषद कहां पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, और चतुर्थ बौद्ध परिषद के दोस्तों अश्वकामी नहीं थे, इसके कौन थे, वसुमित्र, अश्वघोष नहीं थे, वसुमित्र थे। वसुमित्र इसके कौन थे, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, ठीक है। कहां पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी बौद्ध परिषद थी। राजा था कनिष्क, कुषाण शासक था उस समय। महाविवास नामक टीका का संकलन किया गया, बुद्ध का महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजन, इसी में महायान और हीनयान में बदल गया कौन सा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है तीसरी की बौद्ध परिषद कहां हुई, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र से सम्राट अशोक था उस समय, ठीक है। संघ को भ्रष्टाचार और विधर्मी बिच्छू से मुक्त करना इसका परिणाम था, इस वाली का तीसरी। और द्वितीय बौद्ध परिषद कौन था, सबाकामी, 313 ईसा पूर्व में, कहां पर हुई, दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में। शिशुनाग वंश का कालाशोक इसका संरक्षक था। मठवासी अनुशासन के बारे में विवाद को हल करना, विशेष रूप से अनुशासन के 10 बिंदुओं पर काम हुआ इसमें। नेक्स्ट यह स्थिरवादी यानी कि जो बुजुर्ग विनय के शक्ति अनुयायी कहा गया इसमें। महासंघिक उदार समूह था एक तरीके से। और पहली हुई राजगीर में, प्रथम बौद्ध संबित कहां पर, राजगृह में, राजगीर में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, हर एक वंश का शासक था अजात शत्रु, ठीक है। एक ही ऐसे करके कालाशोक, एक और ये था, फिर एक यानी कि एक ऐसे करके। और कहाँ पर हुई है मैंने बात की, पहली हुई कहाँ पर, आर राजपूत में, दूसरी कहाँ पर हुई, वैशाली, तीसरी कहाँ पर, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, आरवी पीके यानी पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर में, समझ रहे हैं। महाकश्यप सभागामी ये सब देख सकते हो आप। अजंता की गुफाओं के बारे में विचार करेंगे, अजंता की गुफाओं के बारे में आ जाओ, क्या है अजंता की गुफाओं में बौद्ध कलाओं और वास्तुकला के हीनयान और महायान दोनों रूप हैं, याद रखना दोनों सही है। 19वीं शताब्दी में जॉन स्मिथ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने गुफाओं की फिर से खोज की, दोनों सही है, दोनों ही राइट आंसर। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, उनका विकास 2 चरण में हुआ। पहला चरण था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व हीनयान परंपरा से जुड़ा है। इन गुफाओं में आमतौर पर बुद्ध की छवियां नहीं होती, बल्कि स्तूप जैसे प्रतीक पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो दोनों सही है दोस्तों। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, याद रखना। 30 गुफाएं, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्या गाइस। अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजंता की गुफा में बौद्ध कला और वास्तुकला के हीनयान और महायान दोनों रूप हैं।
19वीं शताब्दी में जॉन स्मिथ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने गुफाओं की फिर से खोज की थी दोस्तों। कौन से सही है पूछा है, कौन से सही है? बोथ आर राइट, सी इज योर आंसर दोस्तों, सी इसमें आंसर है। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। उनका विकास 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक, हीनयान परंपरा से जुड़ा है। इन गुफाओं में आमतौर पर बुद्ध की छवियां होती हैं, समझ रहे हैं आप। और दूसरा है अजंता की गुफाओं को 1819 में, कब 1819 में जॉन स्मिथ ने दोस्तों, 19वीं शताब्दी वो जो बात हो रही है, ये ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, इन्होंने खोजा था फिर से, ठीक है, जब ये शिकार अभियान पर थे। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का है, भारत के पास। यूनेस्को में इसे 1983 में 1983 में यूनेस्को में 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रखा गया था। गुफाओं की संख्या है 30 गुफाएं, संख्या 1 से 30 तक। धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 29 पे, ये क्या है? सातवाहनों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह था? ये था दोस्तों, कौन सा था? ये था आपका बड़ौच। क्या था? बड़ौच, सातवाहनों के अंदर। सातवां जिन्हें आंध्र राजवंश के रूप में जाना जाता है, ये लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मध्य और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, ठीक है। तो भरूच बंदरगाह जो है कहाँ पर है? ये है गुजरात में। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के अन्य हिस्सों के साथ वाणिज्य में महत्वपूर्ण था। तो बड़ौच जो है इसको भरूच बोलते हैं, ये इनके साथ था दोस्तों। कहाँ पर है? गुजरात में, नर्मदा नदी के मुहाने पे पास स्थित है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा पे याद रखना, ये याद, समझ रहे आप? कौन सा? भरूच या बड़ौच। नेक्स्ट, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की अवतार के रूप में जाना जाता है, किसे कहते हैं? ये आपके किसके किसके रूप में जाना जाता है? तो जो बोधिसत्व उन्हें जाना था करुणा के रूप में, करुणा उनमें कंपेशन था। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को करुणा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। संस्कृत नाम है अवलोकितेश्वर। इनका मोटे तौर पर अनुवाद ये भगवान जो करुणा से नीचे दिखता है होता है। दलाई लामा को तिब्बती परंपरा में अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, ये बात समझ गए। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकालीन समाज कैसा था, इन सब की चर्चा करेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी अर्बन थी, जहां पर 4 है उसको एलिमिनेट कर लो। उत्तर वैदिक समाज था कृषि, और ऋग्वैदिक समाज था ग्राम्य, और मध्यकालीन काल था भूस्वामीवाद। 4 3 1 2 और आंसर समझ। सिंधु सभ्यता तो 3री सहस्त्राब्दी से लेके भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देती है, सामूहिक रूप से सिंधु सभ्यता कहलाती है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता में पहचाना जाने वाला पहला स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, समझ रहे आप। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 700 और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि की है। उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि गतिविधियों में वृद्धि हुई, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 32 पे आ जाओ। कथन और कारण है, बौद्ध मठवासी समुदाय यानी संघ की सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, समझ रहे आप। बौद्ध मठवासी समुदाय जो है, बौद्ध मठवासी समुदाय संघ की सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने शुरू से ही महिलाओं को संघ में प्रवेश के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया। नहीं, ऐसा नहीं था, ये गलत है, आर गलत है, ए सही है दोस्तों। तो ए सही होने की वजह से आर गलत हो गया, ए सत्य, तो डी इज योर आंसर। क्योंकि शुरू से गौतम बुद्ध ने नहीं किया। बौद्ध जो मठवासी थे वो समुदाय, उनकी सदस्यता वास्तव में जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, नहीं किसी भी जाति से आप हो सकते थे, पुरुष और महिला दोनों शामिल थे, ये बात सही है। क्योंकि प्रारंभिक में बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो समतावादी आदर्श को दर्शाती है। उनका जो है पुरुष और महिला सहित दोनों व्यक्ति थे उसमें, ये सही है, लेकिन आर असत्य है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने शुरू से ही संघ में महिलाओं के प्रवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन नहीं किया। बाद में उन्होंने उनके शिष्य थे आनंद, उनके हस्तक्षेप के बाद ऐसा शुरू किया था। विक्रमशिला का प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय किस राजवंश के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला ये की थी पाल डायनेस्टी, कुमार पाल थे दोस्तों, सी इज योर आंसर। तो कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में आधुनिक बिहार में की, समझ रहे हैं, जिनका नाम था क्या? राजा धर्मपाल थे। ये नालंदा और उदनपुरी जैसे अन्य प्रसिद्ध संस्थानों के साथ बौद्ध धर्म से था, ये बुद्ध था दोस्तों। 5वीं शताब्दी में जो है गुप्त काल जो है कुमारगुप्त प्रथम के अधीन नालंदा विश्वविद्यालय बना, ये विक्रमशिला है। तो ये किसने बनाया? धर्मपाल ने दोस्तों। उदनपुरी विश्वविद्यालय, ये भी पाल वंश के प्रथम शासक थे, उदनपुरी की बात कर रहा हूँ, पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल, उनके द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया, ये भी बिहार में पाल राजा थे। वल्लभी जो है 6वीं शताब्दी में था।
6वीं शताब्दी ईस्वी में था, मैत्रक वंश के अधीन, वर्तमान था गुजरात। धार्मिक फोकस था मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म में कुछ ब्राह्मणवादी अध्ययनों के साथ। तो ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? मास्की शिलालेख अशोक का नाम देवानाम पी है, अशोक के रूप में उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख है। ठीक है। दूसरा, कंधार शिलालेख द्विभाषी है जो ग्रीक और आरामी में लिखा गया है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। समझ रहे हैं आप? ये अशोक के शिलालेख की बात हो रही है दोस्तों। सो सी इज योर राइट आंसर 34 में। मास्की शिलालेख जो है कहां पर है ये भी समझ लो, यह कर्नाटक में पाया गया। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला शिलालेख है जहां अशोक का नाम संदर्भित है, देवानाम पीएसओ। तो देवताओं का प्रिय अशोक दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो कांधार है ना, आधुनिक अफगानिस्तान में पाया गया कांधार शिलालेख अशोक के विदेशी भाषा के शिलालेखों में से एक है। ये कांधार वाला, ये भी अशोका से रिलेटेड है। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग जैन तीर्थंकर से सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा? ऋषभनाथ दोस्तों इनका बैल था, सही है। नेमिनाथ का संघ था, सही है। महावीर का शेर था, ये भी सही है। पार्श्वनाथ का हाथी नहीं था। पार्श्वनाथ का क्या था? पार्श्वनाथ का जो था वो था हाथी नहीं है, तो पार्श्वनाथ का सही था सांप, सर्प। क्या था? सर्प, स्नेक। ये पार्श्वनाथ जी का था। ठीक है। और ये 23वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी से पहले, 23वें तीर्थंकर थे। तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका था से कौन? सर्प। समझ रहे हैं? बाकी ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिनका था अंतिम, और शेर इनका प्रतीक था। ऐसा क्वेश्चन आता है, सो डोंट मिस इट। मिस मत करना भैया, फॉरम आईएएस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैन ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित व्यापक जैन ग्रंथ त्रिलोक सार की रचना करने के लिए जाना जाता है? तो त्रिलोक सार की रचना किसने की है? ये आचार्य नेमिचंद। आचार्य नेमिचंद जैन ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित जैन ग्रंथ है, ये त्रिलोक सार, उसकी रचना की है। ठीक है। यह ग्रंथ जैन दर्शन में परिकल्पित ब्रह्मांड को कहते हैं त्रिलोक, 3 दुनिया की संरचना की व्याख्या करता है। समझ रहे आप? और ज्ञान कोश लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। संप्रदाय कौन सा है इसमें? दिगंबर संप्रदाय। कौन सा है ज्ञान कोश में? दिगंबर संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 37 पे, मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह सातवाहन वंश के संरक्षण में फला फूला। इसने अपनी मूर्तियों के लिए मुख्य रूप से ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग किया। यह उस समय के सभी 3 प्रमुख धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़ा था। कौन से सही है? ये दोस्तों केवल 30 सही है। पहला गलत है, क्योंकि मथुरा कला शैली कुषाण काल से, पहला गलत, कुषाण काल से। दूसरा है, इसने अपनी मूर्तियों को मथुरा शैली जो है लाल बलुआ पत्थर के उपयोग के लिए जाना जाता है। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर, ये वाला नहीं है, तो ये गलत है। तो आंसर हो गया 3 इज योर आंसर। जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद बुलाई गई थी। जैन परिषदों की बात हो रही है, तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ये कौन सा कह रहे हैं? कौन सा सही है इसके बारे में? ठीक है, सही है। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में करीब 300 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी, आयोजित की गई थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान बुलाई गई थी। ठीक है। जिनके बाद में एक प्रमुख जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, उनके प्रभाव में जैन धर्म अपना लिया था इन चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहला सही है। दूसरी जैन परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्तूलभद्र ने की। नहीं, दूसरी जैन परिषद राजगृह में नहीं, बल्कि गुजरात के बल्लभी में। ये गलत है, गुजरात के बल्लभी में, याद रखना, गुजरात के बल्लभी में अपनाई गई थी। सो दूसरा गलत है, पहला सही है। सो ए इज योर आंसर। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें? गेहूं, जौ, गन्ना। नहीं भाई, गन्ना कहां से आ गया? गन्ना मिस, इसको हटा दो। तो 1, 2, 4 इज योर आंसर। तो गेहूं, जौ और कपास ये हड़प्पा वासियों के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है। कपास था, गन्ना नहीं था, ये बात समझ सकते हो। अब आ जाओ 40 पे आ जाओ। नीचे दिए गए कथन और कारण पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म क्या है? सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। सही है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया शाश्वत है और प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित होती है। जब नीचे दिए गए कोटों में से आता बताना उत्तर सही, दोनों सही है और एक्सप्रेशन भी सही है। देखो, देख सकते हो प्राकृतिक तरीके से दुनिया चल रही है जैन दर्शन में। जैन धर्म में एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। ए आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या है। 41, प्रारंभिक व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? प्राचीन भारत में कई नदी बंदरगाहों का उल्लेख है। सही है। माल और यातायात के बड़े बंदरगाह थे, ये बस, ये दोनों सही है। इसमें ऐसा है, बहुत सारे बंदरगाह थे। चलो मैं नाम भी बता देता हूँ। कैसे बात करें, सोपारा है, सोपारा लिख लो, सोपारा। मुजरिस,
अरिकामेडू, ताम्रलिप्ति, ये जो है तटीय शहर है, समुद्री व्यापार के लिए मुख्य रूप से काम में आते थे, खासकर रोम, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। ठीक है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला ये भी है, ये व्यापार नेटवर्क में इनका काम था बहुत ज्यादा। 42 पे आ जाओ। वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ और वो इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश के थे। उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक पीपल पेड़ के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, दूसरा, उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में और अपने 11 शिष्यों को दिया जिन्हें गणधर कहा गया, ये सही है। दूसरा गलत है दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कहां पर केवल प्राप्त हुआ है, रिजपालका में, जम्बी ग्राम बिहार में, आधुनिक है जमुई, जम्बी ग्राम बिहार में, रिजपालका नदी पर। तो गंगा नदी नहीं है, ये गलत हो गया, आंसर सी, सी इज योर आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 43 पे, क्या है, कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागीय शहर योजना और लकड़ी के तख्तों पर शिलालेख का साक्ष्य प्रदान करता है? कौन सा इनमें से? इनमें से धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एक अनोखा हड़प्पा शहर है जहाँ खादिर, बेटद्वीप, कच्छकारण और गुजरात है। इसकी खोज की थी जेपी जोशी जी ने, जेपी जोशी ने की 1967 से 68 में। समझ रहे आप, यह अद्वितीय 3 भागीय नगर है, गढ़ है, मध्य शहर और निचला शहर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, मगध महाजनपद के राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम नहीं है, कालानुक्रम नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही है, सॉरी, कौन सा सही है दोस्तों? इसमें से बात करेंगे, इसमें है आपका आंसर हर्यक, शिशुनाग, फिर नंद। हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग और नंद, ये हो गए, तो ये हो गया आपका आंसर सी, हर्यक है, शिशुनाग और नंद। नंद के बाद आए मौर्य, क्योंकि घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो हर्यक राजवंश है वो 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार जो है इसका संस्थापक है। बिंबिसार ने विजय और विवाह गठबंधन के माध्यम से मगध का विस्तार किया। उसके बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु, जिन्होंने विस्तार जारी रखा, राजधानी राजगीर बनाई। समझ रहे आप? उसके बाद आया शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश की स्थापना किसने की? 412 से 344। शिशुनाग जो है एक पूर्व मंत्री था हर्यक राजवंश का। और नंद महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद द्वारा स्थापित, जिन्हें अक्सर भारत का पहला ऐतिहासिक और एकराट सम्राट माना जाता है, महापद्मनंद को। उसके बाद मौर्य है, तो आंसर हो गया सी। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में कितने महाजनपदों की सूची दी गई है? 16। कितने हैं? 16, 16। नेक्स्ट, मगध शासक अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में हर्यक वंश का संस्थापक था? नहीं, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसका पिता। उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और अपने राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की दोस्तों। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, क्योंकि उसने दोस्तों, अजातशत्रु ने उस स्थान के सामरिक महत्व को पहचाना और पाटलिपुत्र का उदय हुआ, यह उसका पुत्र उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गंगा और सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने? अजातशत्रु ने, उसका पुत्र था उदयन। क्या नाम था? उदयन। उदयन ने की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है? ये आपका कौन सा है? पांचाल, कौशल, वत्स, कुरु, बताइए। चारों लग रहे हैं मुझे तो दीज आर 4। वो कहाँ पर है? चारों ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महाजनपद राज्य का प्रकार सही सम्मिलित नहीं है? मल्ल, मल्ल की बात करेंगे दोस्तों, मल्ल, मल्ल का गणराज्य ये सम्मिलित है। कुरु जो है राजतंत्र नहीं था, मल्ल एक गणराज था, कुरु एक राजतंत्र नहीं था, ये गलत है, क्योंकि कुरु महाजनपद मूल रूप से वैदिक काल के दौरान एक राजतंत्र था। ठीक है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा 16 महाजनपदों के समय इसकी शक्ति में गिरावट आई और यह एक प्रमुख राजतंत्र नहीं रहा और एक गणतंत्र राज्य के रूप में कार्य करता था। तो ये क्या हो गया? गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक हो गया, जैसे इंडिया भी है वैसा हो गया कुरु। मल्ल एक गणराज्य था, ये सही है, बज्जी गणराज था और वत्स भी राजतंत्र था। तो कुरु क्या? कुरु भी एक गणराज्य था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जैसे अगुंतर निकाय में वर्णित सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? सबसे सदर्न वाला? मत्स्य, अवंती, चेदी और अस्सक, बताइए। ये था अस्सक, अस्सक दोस्तों। अगुंतर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की बात हुई है। उसके समय में अस्सक या अस्माक महाजनपद का उल्लेख सबसे दक्षिण के रूप में है। अस्सक जो है कहां पर है दोस्तों? अस्मक की बात करें, यह है गोदावरी नदी। कहां पर? गोदावरी नदी, पोतान या पोताली के पास, कभी कभी महाराष्ट्र के आधुनिक पैटर्न के साथ पहचाना जाता है। इसकी राजधानी पोताना या पोताली होती थी। यह बिंद पर्वत के कहां पर? आप देखते हैं बिंद, उसके बाद नर्मदा तापी है, फिर सतपुड़ा। तो बिंद पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था जिसे
भौगोलिक दृष्टि से अन्य 15 महाजनपदों से अलग करता था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस इंडो यूनानी राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है और मिलनपनों में उनकी प्रशंसा की गई है? यह है कौन? मिनांडर। मिनांडर पाली में मिलिंडा इंडो यूनानी राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिम में, कहां पर? नॉर्थ वेस्ट भारत में और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। यह था मिनांडर, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? यह कौन सा? वी.एस. वाकड़कर। यह वी.के.एस. वाकड़कर एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने पहली बार 1957 में 1957 में भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और उनके प्रागैतिहासिक महत्व को पहचाना। याद रखना, वी.एस. वाकड़कर। भगवान कृष्ण और बलराम को दर्शाने वाला सबसे पहला भारतीय सिक्का जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा था, कौन था? ये था आपका एगाथिकल्स। कौन है? एगाथोकल्स। 52 का ए है एगाथोकल्स। एक इंडो ग्रीक राजा था जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान वर्तमान अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उन्हें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और बलवान की छवियां सबसे पहले ज्ञात भारतीय सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। गॉट इट? यह है एगाथोकल्स। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? कौन सा था? एनोसिक्रस, नियाकस, एरियन, अरिस्टाबुलस। ये था दोस्तों, कौन था? एरियन। एनोसिक्रटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस ये इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि एरियन नहीं आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसनगर स्तंभ शालक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? इसे सुंग राजा, बेसनगर की बात हो रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सुंग राजा भद्र के शासनकाल के दौरान यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। स्तंभ यह जो है बेसनगर भगवान शिव को, ये भगवान शिव को नहीं दोस्तों, यह भगवान वासुदेव को समर्पित है, जो कृष्ण विष्णु के रूप से पहचाने जाने वाले देवता है। यह वैष्णववाद के सबसे शुरुआती ज्ञात उदाहरणों में से एक है। शिलालेख उत्तर प्रदेश में आधुनिक प्रयागराज के पास स्थित है। बेसनगर स्तंभ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एमपी में, मध्य प्रदेश में बिदसा के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद के पास नहीं। बेसनगर एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार और धार्मिक केंद्र था, जो बेतवा और बेस नदियों के संगम के पास स्थित था। कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा गलत होने की वजह से ये एक सही है। इनकी सूची एक को सूची दो से मिलाना, यानी कि अधिकारियों का कार्य। समाहर्ता क्या होता था? समाहर्ता दोस्तों राज्य 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 राजस्व का प्रमुख। और करमंत्री का क्या होता था? करमंत्री का होता था उद्योग और कारखानों के प्रमुख। अमात्य, अमात्य होता था सिविल सेवक। ठीक है, अमात्य क्या है? सिविल सेवक। और धर्मंत्री कौन होता था? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो गया 1 4 2 3। नेक्स्ट, मौर्य सरकार में, मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? जो मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत था डायमेकस, किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार के। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पोत पिता बिंदुसार, ये अशोक के पिता थे। और कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था अशोक। उसके दरबार में आया था डायमेकस। कहां से? सीरिया। डायमेकस मिडिल ईस्ट से, सीरिया से आया था, यूनानी राज्य का राजदूत, जिस पर सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस फर्स्ट सोल्डर का शासन था। समझ रहे आप? नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में, चलो इसको कलर चेंज करते हैं वाला, अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान सही सुमेलित नहीं है? कालसी उत्तराखंड में सही है, धौली उड़ीसा में, सोपारा मध्य प्रदेश, सेराकुंडी आंध्र प्रदेश। सोपारा सही नहीं है। सोपारा कहां पर बताइए जरा? सोपारा आपको दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नाला सोपारा, अब उसका बन गया नाला सोपारा। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में कई बार कृष्णा जो है नाला सोपारा की बात करता है, जो सपना बन के आता था, तो वो यही नाला सोपारा है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं। कहा है? महाराष्ट्र में। आंसर सी हो गया। किस रोमन लेखक ने भारत के साथ व्यापार के कारण रोम के सोने की कमी का उल्लेख किया? रोम की किसने किया? ये किया है दोस्तों प्लिनी द एल्डर ने। 77 ईस्वी में अपने काम नेचुरल हिस्ट्री में भारत से विलासिता के आयात के कारण रोमन धन, विशेष रूप से सोने की भारी कमी पर शोक व्यक्त करता है। तो यह प्लिनी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनके पहले से लेकर सबसे, यानी कि कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में लगाना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की पहले, कब की? ये था 321 से 297 ईसा पूर्व के आसपास। समय सीमा देखा जाए तो अर्थशास्त्र की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। उसके बाद कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। उसके बाद
ये कौटिल्य का शासक था। उसके बाद बिंदुसार सम्राट बना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, बेटा था। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार कौन बना, सम्राट बना। उसके बाद दोस्तों कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने तबाही मचा दी। अशोक ने तबाही मचा दी, गहरा गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म अपना लिया, इतनी तबाही मचाई कि वो खुद ही इस धर्म को बदलने पे लागू हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बिंदुसार सम्राट बने कब, समझ में आ गया। कलिंग युद्ध हुआ कब, 261। अब तीसरी बौद्ध परिषद दोस्तों कब हुई, ये आपको बताना चाहिए। अशोक के द्वारा ये सब हो गया, प्यार मोहब्बत हो गई, युद्ध हो गए। उसके बाद अशोक द्वारा मोगलीपुत्र के नेतृत्व में 250 ईसा पूर्व में 250 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये सभा बुलाई गई और कलिंग के युद्ध के बाद आयोजित की गई थी, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो चारों में सबसे नई घटना कौन सी हो गई, पहले आया अर्थशास्त्र, याद रखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आया अर्थशास्त्र, इसकी रचना हुई। उसके बाद क्या हुआ, बिंदुसार सम्राट बना 298 में। उसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ। उसके बाद तीसरी बौद्ध परिषद। बताइए आंसर क्या है, तो ये हो गया 1324। इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे 60 पे, जो क्या है 60। चलो नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग अशोक का मिशन क्षेत्र या देश सही ढंग से मेल खाता है। यह रखता और वनवास दक्षिण भारत में, ये मेल खा रहा है दोस्तों। कौन सा, रखता वनवास दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। पहला क्या है, पहला गलत है, महिंदा जो है श्रीलंका से है। दूसरा क्या है, मंजितका कश्मीर और गंधार से है। और महारक्षता, ये मिटा देता हूँ, एक मिनट दे दो भाइयों मेरे, ये वाला मिट गया, अच्छा ये मिटाना है। तो ये महारक्षता जो है, ये महाराष्ट्र, आंसर इसका ये है, रखता वनवास, ये सही है। महिंदा जो है कहाँ से है, श्रीलंका। और मंजित का जो है कश्मीर और गांधार से, यहाँ से नहीं है, म्यांमार और थाईलैंड से नहीं है। स्वर्ण भूमि जो म्यांमार थाईलैंड जैसे क्षेत्रों को संदर्भित करती है। मिशनरी सोनार और उत्तरा का गजनब है, उसको कहते हैं मंजित का। और ये कश्मीर और गांधार भेजा कहता है, ना कि स्वर्ण भूमि। और महारक्षता जो है वह है यूना, यानी ये वाला ग्रीस है, यूना और ग्रीस, ये है महारक्षता, तो श्रीलंका नहीं है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट बात करेंगे 61 पे, आ जाओ 61 पे क्या है, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता है 120 अध्याय और 8 खंड में, 120 अध्याय और 8 खंड में चरक संहिता विभाजित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को दोस्तों सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, ये इंपोर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप जो है एक ब्रिटिश पुरातत्व और विद्वान थे, उन्होंने पढ़ा था इनको, किसको, अशोक के शिलालेखों को, जो 1830, कौन सा 1830 की बात करेंगे, जिन्हें 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए जाना जाता था। ब्राह्मी लिपि का उपयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में किया गया था, जिन्होंने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया था, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या किया, विभिन्न शिलालेखों की तुलना करके इसे पढ़ने की कोशिश की 1837 में, ये भी याद रखना। कथन और कारण, मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सैन्यपति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इसने शुंग वंश की नींव डाली। अब आप एक क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे, देखो पहले हर्यक वंश, उसके बाद कौन सा वंश, शिशुनाग, उसके बाद कौन सा वंश, बताइए। देखो ये क्रोनोलॉजी आती है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, नंदों के पास घनानंद को मारा मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद आया शुंग वंश। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, आएगी तो हिला देंगे। चलो यहाँ पे लौटते हैं। शुंग वंश की स्थापना की, दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है कि 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, अंतिम शासक था बृहद्रथ और उसको मार दिया उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट आ जाओ, महायान बौद्ध धर्म का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बोधिसत्व के आदर्श पर जोर देता है, जो सभी प्राणियों के लिए लाभ के लिए आत्मज्ञान चाहता है, ठीक है। और यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यह महायान गलत है दोस्तों। महायान बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा और कल्पना को प्रोत्साहित किया, इसने बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई। अगर ये मूर्तियों में नहीं विश्वास करते तो ये देख सकते हो कि महायान वालों ने कितनी बुद्ध की मूर्तियां बना दी है, बुद्ध की कितनी मूर्तियां, उनको गॉड भी इन्होंने माना है, भगवान की उपाधि भी इन्होंने दी है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट आओ 65 पे आते हैं। सांची स्तूप में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। सांची में महान स्तूप मूल रूप से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसने 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। देखो 2003 में नहीं किया गया था, ये 1989 में। आंसर 1, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची स्तूप। भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद
बुद्ध के अवशेषों जो अवशेष है उनको रखने के लिए अपने साम्राज्य में कई स्तूप निर्माण किए, ये उन्हीं में से है। नेक्स्ट आदमगढ़, ये याद रखना, हर्यक, शिशुनाग, नाव, नंद और मौर्य और ये शुंग वंश। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ है दोस्तों, ये मैच करना है आपको सूची 1 सूची 2 से। बुरजोम, कोल्डेवा, ब्रह्मगिरी, आदमगढ़ कहाँ है बताइए? आदमगढ़ है आपका, आदमगढ़ आपका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ लगाओ मध्य प्रदेश में। बुरजोम कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। कोल्डेवा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में हो गया, बुरजोम जम्मू में, कोल्डेवा उत्तर प्रदेश और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। आंसर 1 2 1 3 4 2 1 3 4 एज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 67 वर्तमान नदियां और ऋग्वेद नदियां। रावी, रावी क्या कहते थे? रावी नदी दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? रावी नदी की बात करें तो रावी को कहते थे कौन सा? परष्कणी, जहां पर युद्ध लड़ा गया था, दसराग युद्ध। सतलज को क्या कहते थे? सतुद्री, समझ रहे आप? और घग्गर को दशद्वी, व्यास को विपास। 3 4 2 1 योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म में 5 महान व्रतों यानी महाव्रत में से है? कौन सा सही उत्तर है? अहिंसा, सत्य, दया नहीं है। तीसरा हटा दो, 1 2 4 और आंसर। यह अहिंसा, सत्य यानी कि सत्यनिष्ठा, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब अनासक्ति, ये 5 है। अब आएंगे 69 पे, 69 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग मौर्योत्तर शासक मौर्यों के उत्तर के बाद सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा? रुद्रदामन फर्स्ट जूनागढ़ शिलालेख सही है। रुद्रदामन जो है जूनागढ़ से, कनिष्क रबातक शिलालेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी नासिक से, और मिनांडर फर्स्ट तख्ते बही शिलालेख से नहीं है दोस्तों। तो मिनांडर का कौन सा है? मिनांडर फर्स्ट का तख्ते बही शिलालेख ये गलत मिशन है, गलत मिलान है, क्योंकि मिनांडर जो है इंडो यूनानी शासक था जिसे मुख्य रूप से मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य और बौद्ध ग्रंथ मिलंदपनों से जाना जाता है। तो ये गलत हो गया, समझ रहे हैं? कौन सा गलत हो गया? तो जो तख्ते बही शिलालेख है, तख्ते बही शिलालेख की बात करेंगे तो क्या है? वर्तमान में ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ परिसर है, ये याद रखना, बुद्ध का बौद्ध मठ परिसर है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो तख्त ए बही को याद रखा जाए। इसके शिलालेख में गोर्डो फर्नेस का उल्लेख है। किसका? गोर्डो फर्नेस, यहाँ लिखता हूँ, गोर्डो फर्नेस एक राजा था, उसका उल्लेख है ये, गोर्डो फर्नेस का। ठीक है, जो एक पार्थियन राजा था जिसने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था, गोर्डो फर्नेस दोस्तों। ठीक है, 70 क्वेश्चन पाएंगे। 70 में क्या है? गाथा सप्तशती यानी कि सप्तशती प्राकृतिक कविताओं का एक संकलन है जिसकी रचना किसने की थी? हाल ने। ये पहले भी मैंने कराए हुए हैं, इंपोर्टेंट है, हाल ने की थी। ये एक सप्तशती के नाम से जानी जाती है, प्राकृतिक कविताओं का प्रसिद्ध संकलन है, मुख्य रूप से प्रेम और रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन के विषयों से संबंधित है। प्राकृत भाषा में लिखे गए 700 छंद हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ऋग्वेद के कई अंशों में उल्लेखित अगन्या नाम का तात्पर्य है गायें, गायों से, काव से दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन भारत में राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? देखो मैंने फिर से बात की, कौन सा है? हर्यक, हर्यक के बाद कौन सा है? हर्यक के बाद कौन आया बताइए? हर्यक के बाद कौन आया? शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंदों के बाद मौर्य, समझ रहे आप? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, फिर उसके बाद शुंग, शुंग के बाद कौन आया? उसके बाद आए कण्व, उसके बाद आए कुषाण। ये क्रोनोलॉजी याद रखना। सो शुंग, कण्व, कुषाण इज योर आंसर, ए इज योर आंसर। शुंग राजवंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, राष्ट्र जो शासक था मौर्य का वो था बृहदत्त, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने उसकी स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। गॉट इट? उसके बाद कण्ववंश आया, कण्ववंश आया 73 से लेके 28 ईसा पूर्व तक। कण्वों ने शुंगों का स्थान लिया। शुंग दरबार का मंत्री था वासुदेव कर्ण, जिसने अंतिम शुंग शासक को उखाड़ फेंका। उसके बाद आए कुषाण, मध्य एशिया में युची जनजाति से उत्पन्न हुए ये कुषाण। कहां पर? मध्य एशिया में। और किससे? युची जनजाति से, समझे? प्रसिद्ध शासक था कुजल, कड़विशेष और विम कड़विशेष और कनिष्क। महायान बौद्ध धर्म के प्रसार और सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाई। राजधानी रखी पेशावर, पुरस्पुर और बाद में मथुरा। तो शुंग, कण्व और कुषाण याद रखना। 73 पे जो प्रस्थानत्रयी का अर्थ है अधिकार के 3 शोध जो सामूहिक नाम है जो प्रस्थानत्रयी में लिए जाते हैं। यह उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। यह जो नाम लिए जाते हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है और क्या है दोस्तों? ब्रह्मसूत्र। समझ गया? न्याय सूत्र कहते हैं इसे। इसकी स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? तो ये कौन सा राजवंश है? ये सबसे पहला है इंडो यूनानी। कौन से? इंडो यूनानी, जिन्होंने सबसे पहले श्रेय इंडो यूनानी को दिया जाता है। इंडो यूनानियों ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास
उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। वे सिकंदर मान के सेनापतियों के उत्तराधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दार्शनिक माध्यमिक स्कूल की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? ये आपके नागार्जुन। जो माध्यमिक है, ये माध्यमिक नहीं, माध्यमिक मिडिल, उसके लिए जाने जाते हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दर्शन किसे बौद्ध दर्शन के पारंपरिक इतिहासकार रहे, इतिहास के सबसे प्रभावशाली पूजनीय व्यक्ति रहे, मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म के। किनसे? महायान। तो ये महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिक यानी कि मध्यम मार्ग दर्शन परंपरा के संस्थापकों में से रहे। ये द्वितीय से तृतीय शताब्दी, दोस्तों द्वितीय से तृतीय शताब्दी के बीच में माना जाता है इनका, ठीक है। और इनकी वसुबंधु, वसुबंधु कौन है ये भी समझ लो, एक प्रमुख महायान दार्शनिक लेकिन योगाचार है इनका। तो वसुबंधु योगाचार से रिलेटेड है, ठीक है। नागसेन, नागसेन जो है मिलिंद पनु, राजा मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिससे वो बौद्ध दर्शन पर संवाद करते हैं। अश्वघोष दोस्तों आरंभिक बौद्ध कवि और दार्शनिक जिन्हें बुद्ध चरित्र जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन मध्यम की परंपरा से जुड़े नहीं थे, इसलिए आंसर हो गया माध्यमिक परंपरा नागार्जुन। ठीक है गाइस, ये हो गया आपके 75 क्वेश्चन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। आगे नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आगे के हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। देखो 75 क्वेश्चन करके बनाए इन्होंने, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस नहीं है, ये पीडीएफ यहीं खत्म हो जाती है। आगे आंसर्स दे रखे हैं, जो आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप इन्हें खुद से करिए जो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक है, अगले नेक्स्ट आपके वीडियो में 75 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। अगर आप इन्हें लगाते हैं और अपना स्कोर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लगाएंगे, अपना इवैल्यूएशन करेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी ये है कि आपका एनहेंसमेंट होगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी तैयार मिलेगी। जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, और लास्ट तक देखना जरूर। और मैं स्टार्टिंग में ये बोलना चाहिए लेकिन मैं अब लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा ही है आपके लिए, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।